अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी ऑनलाइन क्लास का 13 लेक्चर है। हम अपने पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। क्रिस्टलोग्राफी का टॉपिक हम चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है और जो हमारा इसमें टॉपिक था वो था टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहली टाइप हम पढ़ चुके थे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। आज हम बाकी की 3 टाइप्स पढ़ेंगी। तो इसमें पहले हमारे पास आ रहा है मेटेलिक सॉलिड्स। सो मेटेलिक सॉलिड्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं ओनली एंड ओनली मेटल्स में। ठीक है। ये बल्कि हम कह सकते हैं कि ये मेटेलिक सॉलिड्स जो हैं वो किस वजह से होते हैं, ये जी किस तरह बनते हैं। हमारे पास मेटल्स में खास किस्म का बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है आपको सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में नजर आएगा, इसके अलावा ये आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी। सो इस वजह से हमारे पास ये जो सॉलिड्स की टाइप है इसको हम मेटेलिक सॉलिड्स कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में पाई जाती है। और क्यों होती है? मेटेलिक बॉन्ड्स की वजह से। ठीक है जी। बाकी जो इनका क्रिस्टल सिस्टम होता है, 3D या लेटिस होती है, वो बाकी सिस्टम्स की तरह ही होती है अरेंजमेंट। यानी कि हम 7 क्रिस्टल सिस्टम में से किसी एक की तरह होगा, या 7 ब्रेवस लेटिस जो हमारे पास है उनमें से किसी एक की तरह होगा, लेकिन टाइप जो है फिक्स सिर्फ और सिर्फ ये मेटल्स के लिए है। अच्छा जी। तो इसमें होता क्या है, कैसे ये हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड किस तरह बनता है? इसमें आपको मालूम होगा कि मेटल्स जो हैं उसमें एक जैसे एटम्स होते हैं सारे। ठीक है जी। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो होता नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें बॉन्डिंग कैसे बनती है। ना तो मतलब कोई आयोनिक बॉन्ड है, ना तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ना तो वंडरवाल फोर्सेस एज सच हैं। मतलब वंडरवाल फोर्सेस तो होंगी क्योंकि वो हर जगह होती हैं, लेकिन फिर भी वंडरवाल फोर्सेस अगर की हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। ये बॉन्ड या फिर ये मेटल्स जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने हार्ड, और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई किस वजह से होता है? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। और ये क्यों बनता है, इसके लिए आपको मेटल्स की नेचर को समझना ज़रूरी है। मेटल के अगर हम एक एटम को डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम को डिस्कस करें, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि अंदर 11 प्रोटॉन है और बाहर जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन है। किस तरह है जी कि पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 8 है और तीसरे शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये लूजली बाउंड है, ये आसानी से यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि अगर ये निकल जाएगा सो पीछे का जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, यानी कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसको अटेन हो जाएगी। चलें, जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पीछे क्या होगा कि प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा। अब हमारे पास ये सिचुएशन नहीं रहेगी, बल्कि सिचुएशन क्या होगी? +1 चार्ज डिवेलप हो जाएगा इस पूरी मेटल के ऊपर। ठीक है, एटम के ऊपर। तो यही चीज आपको थ्रू आउट नजर आएगी, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाता है और ये मेटल्स में मौजूद होता है। तो तमाम एटम जो है वो इस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट इन सब पे पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सी की तरह या क्लाउड की तरह इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को सराउंड कर रहा होता है। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास बीच में एटम्स मौजूद हैं, इनको जो है कहते हैं कर्नल। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्लॉट कर रहे होते हैं इस पूरे सिस्टम के ऊपर। ये जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसके दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, इस अट्रैक्शन की वजह से, या इस अट्रैक्शन का नाम है, या इस जो फोर्स का नाम है, इसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड, जिससे मेटल एक खास कम्पैक्ट हालत में नजर आता है आपको, और जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसकी खास किस्म की प्रॉपर्टीज इसको इम्पार्ट करता है। अच्छा जी। इन मेटेलिक सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि मैंने अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये सारे के सारे मेटल के एटम होते हैं जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं, तो ये मेटेलिक आयंस में यानी कि कैटाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट मेटल जो है वो फ्लॉट कर रहे होते हैं हर टेम्परेचर पर। ठीक है जी। इन दोनों की मौजूदगी ज़रूरी है मेटेलिक बॉन्ड को बनाने के लिए, या एक मेटेलिक क्रिस्टल को कंस्टिट्यूट करने के लिए। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन। ठीक है जी। ये मेटल्स जो हैं, मेटेलिक एटम जो है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, पॉजिटिव केटाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे पास बन जाती है। तो ये बीच में आपको एटम नजर आएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज एटम्स जो है थ्रू आउट लेटस आपको यही चीज नजर आएगी। इससे पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम कहते हैं जी
कर्नल्स, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कर्नल कहते हैं। और इसके इर्द गिर्द जो ये ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है या इलेक्ट्रॉनिक सी है जो इसको सराउंड कर रहा है। सो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास जो है मेटेलिक बॉन्ड बनता है। सो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली फ्लो थ्रू आउट द मेटल लाइक वाटर इन द सी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होते हैं, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही वजह है कि मेटल्स की जो कंडक्शन की प्रॉपर्टी है इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, क्योंकि वो मुसलसल हरकत में होते हैं, वो किसी एक एटम के साथ फिक्स नहीं होते। यहाँ से रिमूव हुए, यहाँ से रिमूव हुए, यहाँ से रिमूव हुए, हर एक एटम से वो रिमूव हो रहे होते हैं, कहीं पे वो बाउंड होकर नहीं रहते। अच्छा, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड द कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन द मेटेलिक सॉलिड इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है जी। तो इस तरह जो हमारे पास इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड डेवलप हो रहा है, इसको हम कहेंगे मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है जी। चले, अब इसकी वजह से क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है मेटेलिक क्रिस्टल्स में डेवलप होती हैं, थोड़ा सा उसकी तरफ नज़र दौड़ाते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे कि हमारे पास आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी काफ़ी हाई होती है। तो इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डेवलप होती है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड की वजह से जो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है जी, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन जो है वो इसका खास कैरेक्टरिस्टिक है। और भी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन इन दीज सॉलिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि इसमें जो है लूजली बाउंड या फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जो कि थ्रू आउट द मेटल सरफेस जो है वो इसी तरह हरकत में होते हैं या मोबाइल हालत में होते हैं। तो कंडक्टिविटी जो हम कहते हैं ना कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो इसका मेन रीजन क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर मेटल की एक रॉड हो, ठीक है, एक साइड से अगर इसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाए और दूसरी साइड से आप अगर इसको पकड़ लें, तो जाहिर बात है फ्री इलेक्ट्रॉन तो हर हालत में मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही आपने इसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया, इन फ्री इलेक्ट्रॉन को बूस्ट मिल गया और फ़ौरन से आप बिजली का झटका महसूस करेंगे, ठीक है। तो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसके अलावा ये हीट को भी कंडक्ट करते हैं। यही एक्सपेरिमेंट आप हीटिंग के साथ भी कर सकते हैं कि एक साइड को हीट करेंगे तो आपको फ़ौरन से दूसरी साइड जो है वो हीट अप होती हुई नजर आएगी, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हमेशा चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, तो जहाँ कंसंट्रेशन उसकी हाई है यानी टेम्परेचर है या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, वो अपने लो एरिया की तरफ जाएगा। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि कलर। द कलर ऑफ सर्टेन मेटल्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इवन कुछ मेटल्स में कलर भी इम्पार्ट करते हैं, क्योंकि कलर का फिनोमेना आपको मालूम होगा किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है और फिर दोबारा से जब अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है या लो एनर्जी स्टेट में आता है, तो जो है फोटॉन या फिर एनर्जी को रिलीज करता है। तो अगर ये हमारे पास जो है विजिबल रीजन में आए, ठीक है, ये एनर्जी जो है विजिबल रीजन में है, तो हम उसको देख सकते हैं, वो कंपाउंड आपको कलर्ड नजर आएगा, हमारी आंखें उस रीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ मेटल्स भी इस तरह हैं, वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की से जिस रेंज में ट्रांजिशन हो रही होती है या जो एनर्जी वो रिलीज करते हैं, वो विजिबल रीजन में होती हैं। सो इस वजह से हमारी आंखों को वो कलर्ड नजर आते हैं। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी, जो सबसे बड़ी एक और प्रॉपर्टी है वो है दे आर मेलाइबल एंड डक्टाइल, यानी कि क्या मतलब है, दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, यानी आप इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि दे कैन बी पुल आउट इनटू वायर्स, यानी कि पतली पतली तारें भी आप इनकी बना सकते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हम कह सकते हैं कि होती है, जिसकी वजह से आप इसको किसी भी शेप में बेंड करना चाहे कर सकते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव लस्टर, ठीक है। लस्टर का क्या मतलब है, शाइन होता है, इनमें खास किस्म की चमक होती है। अच्छा, दिस इज बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ द एटम टू रोल ओवर ईच अदर इनटू न्यू पोजीशन विदाउट ब्रेकिंग द मेटेलिक बॉन्ड। ये जो इनकी प्रॉपर्टी है कि मेलाइबल है, डक्टाइल है, शीट्स और वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये किस वजह से है, ये इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि जब आप इन पर फोर्स अप्लाई करें तो इवन ये बेंड होने के बाद भी नई पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन अपने मेटेलिक बॉन्ड को टूटने नहीं देते। अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से जो है इनमें ये दो सलाहियतें मौजूद हैं, ठीक है जी। सो इसका मतलब ये है कि मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। हमारे पास जो
मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें ज़ाहिरी बात है मेटल्स ही इसकी एग्जांपल है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सारी इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। और अगर आप इनका स्पेसिफिक यानी कि 3D स्ट्रक्चर या फिर यूनिट सेल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखना चाहे तो ये कुछ का जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि हमारे पास आयरन, वेनेडियम वगैरह जो है इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इसको हम कह सकते हैं, ये देखिए जी, बॉडी सेंटर क्यूबिक। ठीक है, बॉडी में एक बिल्कुल सेंटर में आपको एक पॉइंट नजर आएगा, इसके अलावा कॉर्नर्स पे तो मौजूद ही है। ठीक है, क्यूब। अच्छा, अब इस तरह ये दूसरे जो कुछ मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, निकल वगैरह, इसमें आप देखेंगे इसको हम कहते हैं जी, ये देखिए फेस सेंटर क्यूबिक, एफसीसी। फेस सेंटर क्यूबिक का क्या मतलब है कि कॉर्नर्स पे तो हमारे पास पॉइंट्स मौजूद ही हैं, इसके अलावा आपको बिल्कुल फेस के दरमियान में भी जो है पॉइंट नजर आएंगे। ठीक है, तो इन मेटल्स की ये अरेंजमेंट होती है। अच्छा, अब इसके अलावा ये कुछ और मेटल्स हैं हमारे पास, जिंक वगैरह, जिंक, टिन, मैग्नीशियम वगैरह। सो इसमें आपको ये हेक्सागोनल सिस्टम नजर आएगा, लेकिन क्या है ये एंड, ठीक है, एंड सेंटर्ड है। ठीक है, सिर्फ दो एंड्स पे आपको या दो फेसेस पे पॉइंट नजर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा कॉर्नर्स पे आपको ये पॉइंट्स नजर आएंगे। चलिए जी, यहाँ तक हमारा जो मेटेलिक क्रिस्टल है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम, सॉरी, नेक्स्ट मेटेलिक, नेक्स्ट सॉलिड की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की तीसरी टाइप जो है वो है आयोनिक सॉलिड्स। तो आयोनिक सॉलिड्स जो है वो आपको कहाँ मिलते हैं जी, वो ज़ाहिरी बात है इनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है जी, तो इनमें जो है अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे के लिए एक्सपीरियंस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या कहेंगे, आयोनिक बॉन्ड। अब ये आयंस हमारे पास बनते कैसे हैं, क्विकली हम फिर से देखते हैं सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल को, कि हमारे पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे फिल हैं। इस तरह क्लोरीन की हम बात करते हैं, क्लोरीन जो है सिर्फ आखिरी शेल इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके आखिरी शेल में जी हमारे पास है जी 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि ये हेलोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 19 ये। अच्छा जी, सो वैलेंस शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ये किसी मेटल से आसानी से ले सकता है, जबकि इसके मुकाबले में सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं देगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से लॉस कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होती है। इसके मुकाबले में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये गेन कर लेता है, और एज अ रिजल्ट इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, और इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, यानी कि ये शेल खत्म हो गया, और जो पिछला वाला शेल था वो अब कंप्लीटली फिल्ड है, ऑक्टेट ये भी कंप्लीट हो गई। लेकिन अब इसके रिजल्ट में होगा क्या, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सो अब इस पे +1 चार्ज और इस पे -1 चार्ज, अब माइनस एंड पॉजिटिव के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप हुई है, जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड, सॉरी, इसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करते हैं, देख लें। एज अ रिजल्ट दीज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव एंड आर क्लोजली पैक्ड, हेंस दीज आर हार्ड एंड ब्रिटल सॉलिड्स। ठीक है, इन सॉलिड्स की पहचान क्या है, या इनकी एक प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, यानी कि इनमें आपको शाइन, लस्टर नजर नहीं आएगा, और ये आसानी से टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं ये। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किस वजह से होती है, ये प्रॉपर्टी इस वजह से होती है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव थ्रू आउट जो क्रिस्टल सिस्टम होगा, आप उसमें आपको यही तरतीब नज़र आएगी। यही वजह है कि सोडियम क्लोराइड का जो सोडियम क्लोराइड है, इसका जो एक मतलब ये मॉलिक्यूल हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए जो बेटर वर्ड है वो क्या है, फार्मूला यूनिट। ये इसका फार्मूला यूनिट है, मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल के लिए फ्री होना ज़रूरी है, जबकि ये एक अपने हम कह सकते हैं कि पूरे क्लस्टर में जॉइंट होता है दूसरे के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो हर सोडियम को 6 क्लोराइड ने सराउंड किया हुआ, इस तरह हर क्लोराइड को 6 सोडियम्स ने सराउंड किया हुआ है। ठीक है जी, ये हम आगे जब हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल डिस्कस करेंगे तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास आयोनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें फार्मूला यूनिट होता है, बजाय उनको मॉलिक्यूल कहने के। इस वजह से ये एक क्या है कि बहुत ज़्यादा अपनी फिक्स पोजीशन में बंधे हुए होते हैं, उससे आज़ाद नहीं हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनमें क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होती है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि सॉलिड में, लिक्विड्स में
एंड गैस। ठीक है, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है जो वो तीन तरह की मोशंस की वजह से होती है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशनल। तो गैस में ये सारी हैं। जो लिक्विड है उसमें आपको ट्रांसलेशनल ऐसा नज़र नहीं आएगी, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल होती है। जबकि हमारे पास जो सॉलिड्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो वाइब्रेशनल, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन आपको नजर आएंगी। क्या होगा, सिर्फ टू एंड फ्रा अपनी पोजीशन से ये एटम्स जो है वो या आइंस जो है वो कुछ हद तक मूव कर सकते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, ना ही वो रोटेट कर सकते हैं। तो इस वजह से चूंकि वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं तो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मेटल हमारे पास आयन मेटेलिक क्रिस्टल्स में था कि कम से कम इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली मूव कर रहे थे, यहाँ तो कोई भी चीज़ फ्रीली मूव नहीं कर पा रही। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है जी। और इसी वजह से अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, आइंस मूव नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं मूव कर रहा, अपनी फिक्स पोजिशन पे मौजूद है, तो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड टेम्परेचर या हीट। ठीक है, ना तो ये जो है टेम्परेचर के गुड कंडक्टर हैं, ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर। लेकिन एक और हम प्रॉपर्टीज की पढ़ते हैं। आयोनिक सॉलिड्स जो हैं आप उसको जब पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो वो आसानी से उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है जी। क्योंकि क्या है हमारे पास, ये कैटाइन है, ये एनाइन है किसी भी आयोनिक सॉलिड में, तो जैसे ही आप उसमें डालेंगे यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद थी, जो जिसको हम कहते हैं जो इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स थी, जिसका नाम आयोनिक बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्वेंट में डालेंगे क्या होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसके साथ तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डिवेलप कर लेंगे, यानी कि इसके एनाइन को जो पोलर सॉल्वेंट है उसका पॉजिटिव पार्ट सराउंड कर लेगा, ठीक है, सॉल्वेट कर लेगा, और इसके जो कैटाइन है यानी जो इसका पॉजिटिव पार्ट है उसको सॉल्वेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो सराउंड कर लेगा, ठीक है जी, और इसको सॉल्वेट कर लेगा। तो सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस जो है वो अब एक दूसरे से अलग-अलग हो गए हैं और ये अपनी डिसॉल्व हालत में कन्वर्ट हो गया है, सॉल्युबल है। इस वजह से पोलर सॉल्वेंट इनको आसानी से सॉल्व कर सकता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। जैसे ही डालेंगे पानी में नमक पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर पोलर सॉल्वेंट में आप इसको डालें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो उसमें ये नहीं सॉल्व हो सकते, क्योंकि जो हमारे आयोनिक कंपाउंड हैं उनकी अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू अगर आप उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो उसके साथ उतनी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन डेवलप नहीं कर सकता, जबकि पोलर सॉल्वेंट में वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन डेवलप कर सकता है। तो यहाँ ये डिसॉल्वेबल हालत में है, यहाँ पे ये नहीं होते, ठीक है। सो दैट्स वाई दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है जी। इंसुलेटर होते हैं क्योंकि आयंस जो है वो अपनी फिक्स पोजीशन पे होते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। जैसे ही आप इनको एक्वस हालत में ले आएंगे या मॉल्टन स्टेट में ले आएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकेंगे, क्योंकि आयंस फ्री हो जाएंगे कंडक्शन के लिए। तो कंडक्शन क्या होती है कि आयंस का या चार्जेस का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है, तो आसानी से मूवमेंट हो सकेगी, इस वजह से ये कंडक्टर बन जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं रीज़न, अब इसके रीज़न को, बल्कि रीज़न तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाई आर आयोनिक सॉलिड्स वेरी गुड कंडक्टर्स इन मॉल्टन स्टेट एंड नॉट इन सॉलिड स्टेट्स, ठीक है जी। तो इसका जवाब तो हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं जी। क्या रीज़न है इसकी? रीज़न वही है कि सॉलिड स्टेट में ये अपनी फिक्स पोजिशन पर होते हैं, ठीक है जी। पोजीशन इनकी फिक्स होती है, सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें वाइब्रेशनल मोशन होती है, वो भी बहुत मामूली हद तक। और जैसे ही आप इसको पोलर सॉल्वेंट में या मॉल्टन हालत में ले आएंगे तो उसके बाद इनके आइंस फ्री हो जाती हैं और आइंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इन आयोनिक सॉलिड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आइंस। जैसे ही आइंस अपनी सॉल्युबल हालत में आएंगे तो वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्शन, जैसे कि देखिए सॉलिड स्टेट में फिक्स है, सारे आइंस फिक्स पोजीशन में हैं, जबकि मॉल्टन स्टेट है या चाहे एक्वस सॉल्यूशन है, इंडिविजुअल आइंस जो है वो अब फ्री हो गए हैं मूवमेंट के लिए। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो आयोनिक सॉलिड्स हैं। हाँ जी, सोडियम क्लोराइड है, यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, इसको हम आगे अलहदा टॉपिक में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह इसका ये स्ट्रक्चर है, पर यूनिट सेल कितने एटम्स होते हैं,
कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है वगैरह वगैरह। चलिए जी, तो ये है देखिए, ये जो ब्लू है वो क्लोराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड वाला जो है वो सोडियम। तो हर अल्टरनेट पोजीशन पे आपको सोडियम और क्लोराइड जो है वो नजर आएगा। अच्छा नेक्स्ट फिर है इस तरह जिंक सल्फाइड है, तो ये देखें जिंक सल्फाइड इसके एग्जांपल है। ये बीच वाला जो है आप हमारे पास है ये जिंक आप इसको कह सकते हैं और ये सल्फाइड, ठीक है। अच्छा इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये देखिए मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड, ये वाले ऑक्साइड है, जबकि ये आपको मैग्नीशियम नजर आएंगे। तो खास इनका अपना नंबर है, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर हम जिसको हम कह सकते हैं। एक और एग्जांपल इस तरह सीजियम क्लोराइड की है, तो ये सेंटर में जो ब्लू वाला है क्लोराइड है और इसको ये सीजियम के मौजूद है। चलिए जी, अगली टाइप की तरफ चलते हैं जो हमारी लास्ट टाइप है, कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या है, आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मालूम होगा तो बिल्कुल आपके जहन में आ जाना चाहिए। ये वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जिसमें थ्रू आउट आपको कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स नजर आएगी जी, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स होगी कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इनमें जो इंट्रा मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। वंडरवाल फोर्सेस तो हर जगह होती हैं, लेकिन बाकी जो इसमें बॉन्ड होगा प्योरली वो कोवेलेंट बॉन्ड हर जगह होगा। अच्छा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा इसको पढ़ के देखते हैं। द कोवेलेंट सॉलिड्स आर अ क्लास ऑफ द एक्सटेंडेड लेटिस कंपाउंड इन विच ईच एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू इट्स नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो कौन सी चीज इसमें आपको नजर आएगी कि थ्रू आउट एक एटम जो है वो अपने नेबरिंग एटम से, जितने भी नेबरिंग एटम्स हैं उसके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। जैसे कि पिछली टाइप में हमारे पास वो आयोनिक बॉन्ड था और मेटेलिक में हमारे पास वो मेटेलिक बॉन्ड था, यहाँ पे क्या है कोवेलेंट बॉन्ड। दिस मीन्स दैट एंटायर क्रिस्टल इज इन इफेक्ट वन जॉइंट मॉलिक्यूल। अब जाहिर बात है ऑब्वियसली आप देखें कि ये एटम अगले से फिर से कोवेलेंट बॉन्ड, फिर ये अगले से कोवेलेंट बॉन्ड, फिर ये अगले से कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हर जगह आप देखेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ही आपको नजर आएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो पूरा पूरा जो ह्यूज क्रिस्टल सिस्टम बन रहा है वो पूरा का पूरा क्या है, एक जॉइंट, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें प्योर आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा। दिस मींस दैट द एंटायर क्रिस्टल इज इनफैक्ट वन जॉइंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पूरा जो आपको मॉलिक्यूलर यहाँ पे क्रिस्टल नजर आएगा ये एक ह्यूज मॉलिक्यूल है जो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही आपको दिखेगा। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स दैट जॉइन ऑल द एडजेसेंट एटम्स अकाउंट फॉर द एक्सट्रीम हार्डनेस ऑफ दीज सॉलिड। अब आपको मालूम है स्ट्रेंथ के लिहाज से अगर कंपेयर करें हम तो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बल्कि सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है जी। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। और मेटेलिक बॉन्ड तो उसकी तो अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो तो आपको कहीं और दिखेगा ही नहीं। तो बहरहाल कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो यही वजह है कि ये जिस क्रिस्टल सिस्टम में आपको नजर आएगा वो क्रिस्टल सिस्टम बहुत ज़्यादा हार्ड, यानी कि ये सॉलिड्स जो है फिर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड हालत में मिलते हैं। इसकी जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है हम सब ही जानते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारे पास हार्डेस्ट सबसे सख्त चीज़ है दुनिया में वो क्या है, डायमंड। तो डायमंड जो है वो हमारे पास कोवेलेंट क्रिस्टल की एग्जांपल है, ठीक है। हमारे पास और एग्जांपल भी हैं, चलें जी देख लें। डायमंड इसकी एग्जांपल है, कार्बोरेंडम या सिलिकॉन कार्बाइड इसकी एग्जांपल है, और इसके अलावा ग्रेफाइट हमारे पास इसकी एग्जांपल है, क्वार्ट्ज इसकी हमारे पास एग्जांपल है, या फिर हमारे पास जो सिलिकेट्स होते हैं, मेटल सिलिकेट्स या सिलिकॉन के जितने भी पॉलीमर्स टाइप के वो होते हैं वो सारी इसकी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, ह्यूज 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 मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि थ्रू आउट आपको सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड नजर आएगा। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखें ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, तो डायमंड आपको ये भी मालूम होगा कि डायमंड जो है वो कार्बन की एक एलेक्ट्रोपिक फॉर्म है जिसमें कि जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है। सो sp3 का क्या मतलब है, 109.5 का एंगल। तो यहाँ पे भी आपको यही चीज नजर आएगी। फिर ये थ्रू आउट सिस्टम जो है आपको ये नजर आएगा, हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये कार्बन है,
4 कॉर्नर से ये जॉइंट है, ये कार्बन है 4 कॉर्नर से, हर एक कार्बन जो है वो 4 कॉर्नर से जॉइंट है और आगे जाके वो अगले कार्बन से जॉइंट है। तो ये सारा का सारा जो है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ तक वो पूरा डायमंड का मॉलिक्यूल, डायमंड फैला हुआ है तो आप उसको एक ह्यूज मॉलिक्यूल कह सकते हैं, जिसमें कि थ्रू आउट आपको एक ही पैटर्न नजर आएगा। और कमाल की बात यह है कि बहुत ज्यादा हाईली ऑर्डर के एक जैसे गैप्स, एक जैसे एंगल्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी एग्जांपल है कार्बन ही की दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म, जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। अब फ़र्क क्या है इसमें? यहाँ पे कार्बन sp3 है, जबकि यहाँ पे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास बहुत सारे हेक्सागॉन्स होते हैं। एक हेक्सागॉन, फिर इसके साथ यहाँ पे दूसरा हेक्सागॉन, फिर तीसरा हेक्सागॉन, फिर चौथा, मतलब थ्रू आउट ये जो एक हमारे पास सरफेस बनेगी, एक लेयर बनेगी, उसमें आपको ये हेक्सागॉन नजर आएंगे। ये देखिए सारे हेक्सागॉन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास हेक्सागॉन में क्या होगा, ये देखिए इस तरह होगा। अब आपको आसानी से देख सकते हैं कि कितनी साइडों से ये बॉन्डेड है, 1 2 और 3, 3 साइडों से ये बॉन्डेड है। तो sp2 में भी हमारे पास यही कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो 3 साइडों से कार्बन जो है वो बॉन्डेड होता है। तो इस वजह से आपको जो ग्रेफाइट जो है वो इस तरह लेयर फॉर्म में नजर आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे इस पूरी लेयर में तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड नजर आएगा, लेकिन 2 लेयर्स को जोड़ने के लिए जो फोर्स होगी वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे अब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो वीक वंडर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, जो कि इन लेयर्स को इकट्ठे जोड़ रही हैं। लेकिन बाकी ये ह्यूज मॉलिक्यूल जो है वो सारा क्या है, कोवेलेंट क्रिस्टल की एग्जांपल है। फर्दर आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि क्वार्ट्स है। ठीक है, वो भी इसकी एग्जांपल है। सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो हमारे पास रेड वाला है ये सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लू स्पॉट है वो ऑक्सीजन को, यानी कि सिलिकेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी की एग्जांपल है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे आर कैरेक्टराइज एज बीइंग वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे कि आपको डायमंड के बारे में मालूम है। ठीक है, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और दूसरी बात यह है कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेम्परेचर दोनों के ही ये पुअर कंडक्टर होते हैं। चलिए जी, आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।